2024 में संसदीय चुनाव के बाद सत्ता में कौन आएगा, तो इसका उत्तर सुनो। सत्ता में तो बीजेपी और आरएसएस ही आएंगे। भाई क्यों आएंगे? क्या इस लायक नहीं है? इस लायक हूँ या नहीं हूँ, सत्ता में तो यही आएंगे। कि पहले कोई लायक थोड़ी थे, लेकिन सत्ता में आए, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह दुनिया का पहला नियम है। न्याय व्यवस्था तो बाद का प्रश्न है, सत्य दमा क्षमा करना ये तो बाद के प्रश्न हैं जो गौण भी हो जाते हैं। इसलिए सत्ता में तो ये लोग ही आएंगे। क्यों आएंगे? या तो सने सने आ जाएं या जूते के जोर से आएंगे सत्ता में, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि इन लोगों के पास अथाह धन है। पिछले हजारों साल का इकट्ठा किया हुआ, और स्पेशली इन पिछले 10 सालों में इकट्ठा किया हुआ। सत्ता में तो ये लोग ही आएंगे। क्योंकि दूसरी जगह दम कहाँ है? सारी संस्थाओं पर इनका अधिकार, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास, तिकड़म इन्हीं के पास, कठोरता इन्हीं के पास। जो भी सत्ता प्राप्त करने को चाहिए, सारे हथियार इन्हीं के पास हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, क्या किसान आंदोलन सफल होगा? उत्तर है, किसान आंदोलन सफल नहीं होगा। भाई किसान आंदोलन सफल क्यों नहीं होगा? ये तो होना चाहिए। किसान आंदोलन इसलिए सफल नहीं होगा कि एक तो ये किसान आंदोलन करना ही नहीं जानते। किसानों को यही पता नहीं है कि आंदोलन है क्या, बस आंदोलन कर रहे हैं जोश ही जोश में। उनको तो सिर्फ इतना सा पता है, किसानों को पूछो तो भाई हम एमएसपी के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सही में देखा जाए तो ये आंदोलन सिर्फ एमएसपी के लिए नहीं है। ये आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ों के लिए है, जिसका उन्हें पता ही नहीं है। एक बात, इन्हें आंदोलन का पता ही नहीं है। दूसरे, ये आंदोलन करना नहीं जानते कि इस आंदोलन को करें कैसे, ये कैसे सफल हो। कैसे इसमें सब लोगों को जोड़ा जाए। जो किसान ईवीएम, पुलवामा और फर्जी डिग्री जैसे मसलों का नाम ही नहीं लेते, वो कैसे सफल होंगे? भाई मुझे तो नहीं दिखता। और मान लो ये सफलता के पास पहुंचते भी हैं, तो इन लोगों की एमएसपी मंजूर करके इनको असफल कर दिया जाएगा। भाई एमएसपी मंजूर करके असफल कर दिया जाएगा, हाँ यही बात है। क्योंकि एमएसपी मिल जाना किसान आंदोलन की सफलता नहीं है। किसान आंदोलन की सफलता तो तब हो जब देश में डेमोक्रेसी बचे, पब्लिक का शासन आए, ये लूटपाट बंद हो, इत्यादि इत्यादि। एमएसपी तो एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन किसान लोग ये समझते ही नहीं। जब यही है, इसका आंदोलन का अर्थ नहीं समझते हो, तो फिर ये आंदोलन क्या सफल होगा? बहुत जोर लगने पर यह आंदोलन सफलता के पास पहुंचेगा, तब इनको एमएसपी दे करके इस आंदोलन को असफल बना दिया जाएगा। और तीसरा प्रश्न देखिए, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भारत में लोकतंत्र को बचाने में सफल होंगे? तो इसका उत्तर है, हमारे अनुसार वे भारत के लोकतंत्र को बचाने में इस तरह से सफल नहीं होंगे। कैसे? कि ईवीएम को बंद करके।
भारत के लोकतंत्र को बचाने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में ईवीएम तो एक सीढ़ी है। ईवीएम को बंद करने से भी मान लो लोकतंत्र बच जाता है, तो मैं नहीं समझता कि निश्चित रूप से श्री चंद्रचूड़ साहब ईवीएम को बंद कर ही देंगे। उसके बहुत से कारण हैं कि भाई सेनापति को भी लड़ने के लिए अपने सैनिकों का सहारा चाहिए, उनका जोर चाहिए। अकेला सेनापति क्या करे? सेनापति तो सेना का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका पथ प्रदर्शक है, सेना का सबसे सर्वोच्च अधिकारी है। मेन चीज़ तो है सेना। हम नहीं समझते कि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब देश की 140 करोड़ भेड़ बकरियों के लिए अपने प्राण देंगे। और भारत में ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं कि अब बीजेपी आरएसएस को बिना सत्ता के काम चलना ही नहीं। उनको तो हर हालत में सत्ता की जरूरत है, क्योंकि यदि उनके पास सत्ता नहीं आई तो वे वैसे ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होना कोई नहीं चाहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को ईवीएम को बंद करके देश में लोकतंत्र लाने का काम बहुत ज़्यादा सफल नहीं होगा। और दूसरे, इनके लिए क्या जज लोया, गुजरात के पूर्व स्टेट होम मिनिस्टर हरीन पांड्या और बहुत लोग और कई और दूसरे वीआईपी के क्या भूत दिखाई नहीं देते, जो स्पष्ट हैं कि सत्ता के विरुद्ध जाने का क्या अर्थ है? इसलिए मैं नहीं समझता कि चंद्रचूड़ साहब इतनी हिम्मत दिखाएंगे। और दिखा भी दें तो भेड़ बकरियों के लिए थोड़ी दिखाएंगे। भारत की जनता भेड़ बकरियों से ज़्यादा नहीं है। इसलिए, और तीसरे क्या है, जहाँ तक भारत में लोकतंत्र की बात है, न तो लोकतंत्र पहले था, न इस समय लोकतंत्र चल रहा है, न आगे लोकतंत्र होगा। यदि कोई कल की अवतार आ जाए तो तब भी लोकतंत्र नहीं होगा। क्यों? कि उनके आने के बाद भी वे तो एक राजा की तरह कार्य करेंगे, बहुत अच्छा सुशासन चलाएंगे, मान लिया, देश को नई दिशा दे देंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचा कर नहीं। लोकतंत्र एक अलग चीज़ है। इसलिए भारत में लोकतंत्र बचने के चांसेज लगभग क्षीण हैं। लोकतंत्र को तो अब भूल ही जाइए। सीजीआई साहब तो क्या बचाएंगे? कई परिस्थितियाँ होती हैं जिनसे कोई चीज़ बनती है। अकेले सीजीआई साहब क्या करें? अकेले चना क्या भार फोड़े? जिस देश की जनता इतनी अशिक्षित, इतनी अंधविश्वासों में पड़ी हुई, इतनी परिगणित हो, वहाँ लोकतंत्र क्या बचेगा? बचने का सवाल ही नहीं है। और दूसरे, इस समय जो रूलिंग ग्रुप है, उसके लिए सत्ता खोना, लोकतंत्र आना मतलब कि उनके द्वारा सत्ता खोना। सत्ता खोने का अर्थ है अपने अस्तित्व को मिटवा लेना। इसलिए वे किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि भारत में लोकतंत्र वापस आए। इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाएंगे और किसी भी हद तक जाएंगे कि उन्हें सत्ता मिले। और उन्हें सत्ता मिलने का अर्थ होगा कि लोकतंत्र का विलोप होना, और लोकतंत्र विलोप होगा। और भी बहुत से प्रश्न हैं। मेरे लिए यही प्रश्न थे कि भारत इस समय बड़ी क्रिटिकल स्टेज पर है। ये समझ लो कि यह भारत मरणासन पड़ा हुआ है।
किधर से भी तो कोई आशा किरण नहीं दिखाई देती। चाहे युवकों का आंदोलन देखो, किसानों का आंदोलन देखो, रेलवे के लोगों का आंदोलन देखो, सब लोग मरे पड़े हैं। कहीं कोई दम नाम की चीज़ ही नहीं है। या तो दशा और दिशा नहीं है, या ताकत नहीं है, या फिर और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी मूवमेंट को चलाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए भी कई चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए हमारा एस्टीमेट यह है कि अब भारत में लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। लोकतंत्र जिंदा रहने का अर्थ है उन लोगों का, उन संस्थाओं का, उन ग्रुप्स का, उन जातियों का मर जाना जिनका लोकतंत्र जिंदा रहने में विश्वास नहीं है और जिनको खतरा है लोकतंत्र से, और वे ऐसा नहीं होने देंगे। भारत की जनता इतनी प्रबल है नहीं, इतनी जागरूक है नहीं, इतनी पैसे वाली और शिक्षित है नहीं कि लोकतंत्र को जिंदा रख सके। चलो, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हमें सब अच्छे के लिए ही कामना, कल्पना, प्रार्थना करनी चाहिए। हम करते भी हैं, लेकिन कामना, कल्पना और प्रार्थना ही सब कुछ नहीं होती। मेन चीज़ है ज़मीनी हकीकत। आखिरकार ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत यही है जो हम इस समय बोल रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र विलोप हो जाएगा। ईश्वर करे सिविल वार जैसी कोई कंडीशन नहीं आए, बाहरी देशों का आक्रमण नहीं हो और सने सने ही देश चलता रहे, यही हमारी कामना है। और क्या प्रश्न थे? और एक प्रश्न ये समझ लो कि क्या कोई कल की अवतार जो धारणा चल रही है, क्या ऐसा कोई महापुरुष आएगा? इस प्रश्न पर हम थोड़ा सा विचार करें तो दोस्तों, ये प्रश्न एक बड़ा रहस्यमय और गूढ़ प्रश्न है। कल की अवतार का लोग क्या अर्थ समझते हैं? कल की अवतार का लोग एक हवा समझ रहे हैं। प्रकट होगा, मछली के पेट से हो जाएगा, घोड़े पर चढ़कर आसमान से आएगा, या वो ऐसा ऐसा चमत्कारिक होगा। भाई कल की धाम बना लिया, कल की मंदिर बना लिया और ये हो लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ अवतारों का प्रकटीकरण जो होता है दुनिया में, वह किसी महान आत्मा के रूप में परिस्थितियों का ही उद्घाटन होता है। परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि किसी महान आत्मा को सतह पर ला देती हैं और उनके अनुसार देश दुनिया चलती है। यहाँ तो उसके लिए भी सही हालतें नहीं बन रही। लोग, भारत ऐसा जातिवादी देश है कि भगवान एक जाति में पैदा हो जाए तो दूसरी जाति वाले उसके लोग उसको मानेंगे ही नहीं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर कल की कैसे ये अवतार कैसा पैदा हो सकता है? ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता। इसलिए लोगों ने पहले से लिख रखा है कि कल की भगवान तो इस जाति में और यहाँ पर पैदा होंगे, उसके माता पिता इस जाति के होंगे। जहाँ पर आप क्या कल की बात करते हो? फिर भी देश में हज़ारों साल से जो परिस्थितियाँ बनी हैं और उनका जब अब रिजल्टेंट आना है, भाई यह है कि भारत में बड़ा बाविला होगा, भारत में बड़ा विप्लव होगा। हो सकता है सिविल वार हो जाए, हो सकता है भारी आक्रमण हो जाए, बमों का आक्रमण हो जाए। तो उससे देश दुनिया को, मानवता को बचाने के लिए जरूर परिस्थिति जन्य एक महान आत्मा अवश्य प्रकट होगी, और वो नेचुरल वे में है। उसी को लोग कल की अवतार कह लेंगे। हमें आशा करनी चाहिए कि वो शख्सियत जल्दी जल्दी सतह पर आए और सबका मार्गदर्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एक छोटा सा वीडियो इन्हीं विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।